बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ज़वील फ़ुरूज़ के हिस्सों को पढ़ा और कुछ ज़रूरी बातें भी पढ़ी। आज के सबक में अस्बा का जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान खानदान को दीन पर मजबूती अता फरमाए। अस्बा जिस्म के पट्टे को भी कहा जाता है। ये किसी भी खानदान के अहम अफराद को कहा जाता है। इन्हीं से खानदानों को ताकत मिलती। अस्बा मैयत के वो रिश्तेदार जो मर्द हों और किसी मर्द के वास्ते से मैयत के रिश्तेदार हों, वो मैयत के अस्बाए नस्बी कहलाते हैं। ये खानदान की ताकत होते हैं जब इकट्ठे हों। इन्हीं से उस खानदान की इज्जत बनती है। इन्हीं से वो खानदान ताकतवर शुमार किया जाता है। ये एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। अगर इन्हीं के अंदर दुश्मनी आ जाए तो ये जाहिलियत की अलामत है। ये जहालत की निशानी है। इस बात की अलामत है कि तालीम और तरबियत से ये खानदान कोसों दूर है। जो असबाए नस्बी को आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर खानदान नहीं रख सका, ये तरबियत और दीन के इल्म की कमी की वजह से होता है। ये तो एक नसीहत की बात थी। अब असबा को समझें। असबा के हमने बनाने हैं 4 तबके। असबा जब ज़वील फरूज को हिस्सा दे दिया जाता है, जो अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर किया हुआ, ज़वील फरूज को हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो असबा के अंदर तकसीम होता है। और अगर ज़वील फरूज न हो तो सारा असबा में तकसीम होता है। और अगर ज़वील फरूज में सारा तकसीम हो जाए तो असबा को कुछ नहीं मिलता। ये इंशाल्लाह आगे आपको बयान करेंगे। पहले सुने कि असबा कौन कौन लोग हैं। उसके हमने बनाने हैं 4 तबके। पहला तबका मैयत के अपने फरू का, या यूं कहें आसान लफ्जों में मैयत की अपनी नस्ल। ये असबा का पहला दर्जा, मैयत की अपनी नस्ल। मसलन बेटा, पोता, पड़पोता, ये असबा बनते हैं। अब बेटा ज़वील फरूज में भी था, असबा में भी है। मतलब ज़वील फरूज का तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेटा असबा भी बन जाता है। यानी अगर बच्चा कुचा माल है तो वो भी बेटे को मिलेगा अगर बेटा मौजूद है। तो ये असबा में भी आता है। बहरहाल पहले नाम याद कर लें। पहला दर्जा वो है बेटा, पोता, पड़पोता, इस तरह ये नीचे तक। हम पड़पोते तक इसलिए रखते हैं कि आजकल उम्रें लोगों की कम होती हैं तो हम यहीं पर रखते हैं। ये पहला दर्जा है। मैयत का दूसरा असबा का दूसरा दर्जा वो है मैयत के असूल। पहले दर्जे में उसकी नस्ल, दूसरे दर्जे में उसके असूल, यानी जिनकी ये नस्ल है, यानी बाप, दादा, परदादा, जिनसे ये पैदा हुआ मैयत, तो ये दूसरा दर्जा आ जाएगा। तीसरा दर्जा मैयत के वालिद की नस्ल। वालिद की नस्ल
पहले था मैयत की अपनी नस्ल जैसे औलाद होती है, दूसरा था मैयत के असूल यानी जिनकी मैयत नस्ल है, बाप दादा परदादा, तीसरा है मैयत के वालिद की नस्ल यानी भाई, हकीकी भाई पहले आएगा, फिर बाप शरीक भाई आएगा, फिर हकीकी भाई के बेटे। बाप शरीक भाई के बेटे। और तीसरा दर्जा मैयत के दादा की नस्ल, हकीकी चचा, बाप शरीक चचा, हकीकी चचा के बेटे, बाप शरीक चचा के बेटे भी। ये चौथा दर्जा अस्बा का है। तो ये सारे लोग अस्बा के अंदर शामिल है। अब असबात का हुक्म क्या है वो मैंने पहले बता दिया कि असबात का हुक्म यह है कि इनका कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है। जवील फरूज जो हमने पहले पढ़े हैं, 4 मर्द और 8 औरतें जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, किसी का निस्फ, किसका 2 सुलुस, किसका सुलुस, किसी का सुमुन। जवील फरूज को उनके हिस्से देने के बाद जो माल बचे वो असबा में तकसीम होता है। अगर जवील फरूज में से कोई भी जिंदा ना हो तो सारा माल असबात को मिलता है। अगर जवील फरूज में तकसीम होने के बाद माल ना बचे तो असबात को कुछ नहीं मिलता। ये असबा का हुक्म, इसको याद कर लें, समझ लें, फिर हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। असबात में तकसीम और तरतीब क्या है? असबात के 4 तबके हैं, क्योंकि उनमें से हर ऊपर वाला नीचे वाले तमाम तबकात को मीरास से महरूम कर देगा। समझने वाली बात है। अब असबात में हमने पढ़ा बेटा, पोता, पड़पोता, बाप, दादा, परदादा, हकीकी भाई, बाप शरीक भाई, हकीकी भाई के बेटे, बाप शरीक भाई के बेटे, हकीकी चचा, बाप शरीक चचा, हकीकी चचा के बेटे, बाप शरीक चचा के बेटे, इतने लोग पढ़े। 4 तबकों में हमने इनको तकसीम किया। तो अगर किसी मसलन मैयत है, उसका पहला तबका बेटा पोता मौजूद है, तो फिर अगले 3 तबकात की छुट्टी, उनको किसी को कुछ नहीं मिलेगा मिरास में से। अगर बाप मैयत का बेटा पोता मौजूद है, बेटा मौजूद है, ये बेटा नहीं है तो पोता है, पोता नहीं तो पड़पोता है, नीचे तक कोई भी मौजूद है, तो फिर अगले 3 तबकात को कुछ नहीं मिलने वाला, ये असबा बन जाएगा, सारा इसको मिलेगा। अच्छा, फिर इनमें भी तकसीम जरूरी है, यानी बेटा भी है, पोता भी है, पड़पोता भी है, तो बेटे को मिलेगा, पोते पड़पोते को नहीं मिलेगा। अच्छा, बेटा नहीं है, पोता है, पड़पोता है, तो पोते को मिलेगा, पड़पोते को नहीं मिलेगा। इसमें भी तरतीब का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर बेटा है लेकिन एक नहीं है, ज्यादा है, लेकिन पहला हिस्सा यानी बेटा है, बेटे ज्यादा हैं तो सबको मिलेगा। बेटा एक हिस्सा है, एक मकान मर्तबा है, उस मर्तबे के अंदर जितने अफराद हैं, यानी 5 बेटे हैं तो सबको मिलेगा, लेकिन 5 बेटे हैं आगे पोते भी हैं तो पोतों को नहीं मिलेगा। अच्छा, पोते हैं तो पड़पोतों को नहीं मिलेगा, पोतों को मिलेगा अगर बेटे नहीं है तो ये पहला दर्जा। और अगर बेटा पोता पड़पोता कुछ भी नहीं है तो फिर दूसरे दर्जे पे आएंगे बाप दादा परदादा, तो फिर उनको मिलेगा। जब उनको मिलेगा तो फिर अगले 2 तबकात में से किसी को नहीं मिलेगा। फिर बाप दादा परदादा में भी अगर बाप है तो दादा परदादा को नहीं मिलेगा, बाप नहीं है तो दादा को मिलेगा, फिर परदादा को नहीं मिलेगा। अगर बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, परदादा है तो फिर परदादा को मिल जाएगा। ये इस तरह तरतीब है। इसी तरह अगर एक आदमी है वो फौत हुआ और उसके बेटा पोता पड़पोता पहला दर्जा भी नहीं है, दूसरे दर्जे में बाप दादा परदादा था वो भी नहीं है, तो फिर असहाबे फरूज जो दूसरे हैं उनको देने के बाद असबा का दर्जा आएगा तीसरा, यानी हकीकी भाई, बाप शरीक भाई, हकीकी भाई के बेटे, इनका दर्जा आएगा, इनको मिलेगा। इनमें भी देखेंगे हकीकी भाई है तो बाप शरीक भाई को नहीं मिलेगा, हकीकी भाई
भाई के बेटों को नहीं मिलेगा, हकीकी भाइयों को मिलेगा। अगर हकीकी भाई नहीं है तो बाप शरीक भाई हैं तो उनको मिलेगा, अगर वो भी नहीं है बल्कि हकीकी भाई की औलाद है तो फिर उनको मिलेगा। ये तरतीब, इस तरह ख्याल रखना है। अगर ये भी नहीं है, ये बचा हुआ माल असबा, यानी जो बचा हुआ माल जवील फरूज को देने के बाद जो बचा हुआ है, या जवील फरूज नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर ये तरतीब इनकी होगी। चौथे नंबर पर आता है फिर अगर ये नहीं है तो हकीकी चचा को मिलेगा, या बाप शरीक चचा को मिलेगा, या हकीकी चचा के बेटों को, या बाप शरीक चचा के बेटों को। तो हकीकी चचा अगर मौजूद है फिर बाप शरीक चचा को नहीं मिलेगा और उनकी औलाद को भी नहीं मिलेगा। और अगर बाप शरीक चचा भी नहीं है, हकीकी चचा भी नहीं है, हकीकी चचा के बेटे हैं, तो फिर हकीकी चचा के बेटों को वो असबा बनेंगे। तो जवील फरूज को देने के बाद बचा हुआ कच्चा माल इनको मिल जाएगा। तो ये असबात की तरतीब है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। हलाल हराम का मामला है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निस्फुल इल्म, कोई बंदा इस इल्म से बरी नहीं है, हर एक को इसका समझना जरूरी है। ये याद रखें, असबात को मिलता बहुत कम है, क्योंकि जवील फरूज में बहुत सारे असबात आ जाती हैं। तो जवील फरूज को देने के बाद बाप जवील फरूज में भी है, असबा में भी है। कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है, तो भाई जवील फरूज अगर है, यानी बेटा है बाप है, तो बेटे को मिलेगा, बाप को नहीं मिलेगा, वो असबा नहीं मिलेगा। जवील फरूज वाला हिस्सा बाप को मिलेगा, लेकिन आगे चले कि जवील फरूज को देने के बाद अगर कोई माल बचता है, यानी तकसीम कारी की, सबको मिल गया, कुछ ऐसा बचा जो तकसीम हो ही नहीं सकता, या कुछ इस तरह का मामला बना, तो फिर वो माल जो है वो असबा जो बनते हैं उनको मिलता है। असबा में पहला दर्जा बेटों का आता है, बेटा पोता पड़पोता उनका आता है। अगर वो ना हो तो फिर बाप को मिलता है, अगर वो हो बाप भी हो तो फिर पहले जवील फरूज जो जो हिस्सा मुकर्रर है, बेटों का, बाप का, जवील फरूज का, सब का हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया हुआ है, उनको देने के बाद, क्योंकि बेटा असबा पहले बनता है, इसलिए बचा कुचा माल सारा दोबारा बेटे को दे देंगे। असबा में किसी का कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है, बचा कुचा माल उनमें बस तकसीम कर देना होगा। अल्लाह अकबर, इनको अच्छी तरह याद कर लें। असबा के बाद आता है जवील अरहाम। मिरास की तकसीम इस तरह होती है कि सबसे पहले जवील फरूज को उनके हिस्से दिए जाते हैं, उनसे अगर माल बच जाए तो असबात को दिया जाता है। होता ही है कि अगर किसी के असबात है ही नहीं, कुछ जवील फरूज हैं असबात में से कोई भी नहीं है, जो जवील फरूज हैं वो असबा बनते नहीं है, कुछ ऐसे हैं जवील फरूज में जो असबा नहीं बनते। तो जवील फरूज को देने के बाद, या जवील फरूज भी नहीं है असबात में कोई भी नहीं, तो फिर जो माल होता है वो सारा का सारा माल बचा हुआ वो जवील अरहाम रिश्तेदार को दिया जाता है। जवील अरहाम रिश्तेदार किसे कहते हैं वो इंशाल्लाह अर्ज करते हैं अगले सबक।